एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल हम पढ़ रहे हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। इस विषय सूची को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्या से सब्जेक्ट आएंगे। सौरमंडल, पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ क्या है, मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से, हमारा देश भारत। तो जैसे हम एनसीईआरटी में आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको भारत का संविधान बहुत प्यारा सा इसका प्रीएम्बल मिलता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, पांच प्रकार की स्वतंत्रता होती हैं। तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की समता हो जाती है, प्रतिष्ठा और अवसर। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़ दिए हों। इनमें से कुछ टमटमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर उनको आप ध्यान से देखते हैं ना तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से बहुत अलग होती है। बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, इनको भी देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार अलग अलग स्थितियों में दिखाई देती है। चंद्रमा है, एक दिन कभी ऐसी आती है, फिर थोड़ा आकार बढ़ जाता है उसका, फिर थोड़ा आकार बढ़ जाता है, फिर आकार बढ़ जाता है, कभी ऐसी हो जाती है, कभी पूरी गोल हो जाती है। तो इसी टाइप से इसका आकार बढ़ जाता है। यदि पूर्ण चंद्रमा को आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, और 15 दिन के बाद इसको बिल्कुल नहीं देख पाते हैं तो नए चंद्रमा कहते हैं इसको, और नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो भाई आश्चर्य तो नहीं होता होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। भाई कारण ये है कि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, जिसके कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तु उनको देर में देख नहीं पाते हैं। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं कौन कौन सी, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे छोटे छोटे उल्का पिंड वगैरह, ये सभी रात में चमकते हैं। और जो चीज़ आसमान में रात के समय चमकती हैं उनको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं और क्या होते हैं, गर्म भी होते हैं, और ये गैसों से मिलकर बने होते हैं, और इनकी अपनी खुद की ऊष्मा में प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो इन्हीं खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य क्या है, एक प्रकार से ये भी तारा ही है। देखो क्या पढ़ा अपन ने कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं, उनकी खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और गैसों से मिलकर बने होते हैं, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को ही अपन तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार से तारा है। अब रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जैसे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन बहुत दूर हैं हमसे, तो इस कारण से ना जो उनका जो ऊष्मा प्रकाश है ना उसको महसूस नहीं कर सकते हैं और अत्यंत छोटे दिखाई दे पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर हमें जो वस्तु होती हैं छोटी दिखाई देने पर, जैसे कि अपन जो ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा होता है आसमान में, वो हमको कितना छोटा दिखाई देता है लेकिन होता बहुत बड़ा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे कि इनको अपन क्या कहते हैं, जो तारों के द्वारा आकृति बनाई जाती हैं समूहों के द्वारा, तारों के समूह के द्वारा, उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसमें अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल होता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सप्त मतलब सात होता है, ऋषि मतलब संत होता है, यानी सात संतों का समूह।
इन यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग हैगा। जो सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर का। अर्सा मेजर क्या है? एक नक्षत्र मंडल हैगा। ठीक है। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण ताराओं की सहायता से करते थे। किसकी? ताराओं की सहायता से। जैसे उत्तरी तारा है ना, उसको उत्तर दिशा को बताता है, और इसको कौन सा ध्रुव तारा कहते हैं अपन। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषियों की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, और सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, ये उसके आगे को मिलाए तो ध्रुव तारे को आगे से बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पर ये सप्तऋषि हैं, 7 तारे हैं, इसको जब आपस में मिलाते हैं और यहाँ से इसकी तरफ देखते हैं तो सीधा ये ध्रुव तारे की तरफ इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। खगोलीय पिंड तो अपन देख लेंगे, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, है ना, अन्य जो आकाश में वो चीज़ें होती है आस रात के समय चमकती हैं, उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। किसी में ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, गैसें उत्सर्जन करती हैं वो, ठीक है, तो उनको अपन खगोलीय पिंड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिसमें ऊष्मा प्रकाश नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं, तो इनको अपन क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यह अंग्रेजी की प्लैनेट शब्द से मिलकर बना होता है ना। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइसिस शब्द से मिलकर, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ना, वो भी एक ग्रह है। कैसे? कि अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? पृथ्वी का खुद का ऊष्मा प्रकाश तो है नहीं, ये कहाँ से लेती है? सूर्य से लेती है, और सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा हैगा। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि यहाँ पर इस सम का डायग्राम दिया हुआ है, कि जैसे देखते हैं हम इसके बारे में कि सूर्य हो गया, सूर्य से हम चलते हैं तो बुध आ जाता है, बुध के बाद में यहाँ पर शुक्र आ जाता है, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र मंगल आ जाता है, पृथ्वी आती है, तो ये क्षुद्र ग्रह की पेटी आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद में जुपिटर आ जाता है, ये जुपिटर जिसको बृहस्पति बोलते हैं, शनि, यूरेनस, यूरेनस के बाद में ये नेपच्यून हो जाता है। इन सब के ग्रह के बारे में छोटे छोटे से कुछ शब्द दिए हैं। जैसे कि बुध के बारे में दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने 88 दिनों में लगाता है। जैसे कि पृथ्वी है ना, एक चक्र कितने दिनों में लगाती है? 365 यानी एक साल पृथ्वी पर 365 दिन की होती है। इसी प्रकार से बुध पर भी एक साल कितने दिनों की आती है? 88 दिन की होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में एक घूर्णन लगा लेती है, तो इसी प्रकार से बुध भी अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में लगाता है। देखो, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में लगाता है और वह अपने अक्ष पर 59 दिनों में लगाता है। पृथ्वी की बात की जाती है, जिसकी पृथ्वी अपने अक्ष पर तो एक दिन में लगा लेती है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन में लगाती है। ऐसे शुक्र के बारे में बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिनों में लगता है, लेकिन अपने अक्ष पर 243 दिनों में लगता है। ठीक है। पृथ्वी पर पता है जैसे ग्रह होते हैं, उनके भी उपग्रह होते हैं, है ना। जैसे कि पृथ्वी किसका उपग्रह है? सूर्य का उपग्रह हो गया। ठीक है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन? चंद्रमा हो जाएगा। तो पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा पाया जाता है। ठीक है। मंगल हो गया। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिनों में होता है, और ये भी अपने अक्ष पर एक दिन में पूरा कर लेता है, और चंद्रमा की संख्या यहाँ पे दो होती है। ठीक है। देखो दोबारा देखते हैं। बुध क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में लगाता है। ठीक है। और अपने अक्ष पर 59 दिनों में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिनों में सूर्य शुक्र लगाता है, अपने अक्ष पर 243 दिनों में लगाता है। पृथ्वी के बारे में बात की जाती है। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण लगता है 365 दिन में, अपने अक्ष पर एक दिन में एक चंद्रमा रहेगा। मंगल की बारे में बात की जाती है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिनों में, ऑलमोस्ट अपने पृथ्वी से दुगने टाइम पे, और मंगल में एक दिन में लगता है, और चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 2 हैगी। अब आते हैं बृहस्पति पर। ये जो बृहस्पति दिख रहा है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने यानी 12 सालों के करीब लगता है, और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट यानी ऑलमोस्ट 10 घंटे में अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। शनि के बारे में बात की जाती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने में 29.5 साल में चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष पर 10.5 घंटे में ऑलमोस्ट चक्कर पूरा करती है। यूरेनस की बात की जाती है तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में लगता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में लगता है यहाँ पे।
और चंद्रमा की संख्या 27 है। नेपच्यून के बारे में देखा जाता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 दिनों में लगता है, अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में ये चक्कर लगा देती है। यहाँ पे दो टर्म लिखी है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। देखो ये क्षुद्र ग्रह दिख रहा है, इसके क्षुद्र ग्रह से सूर्य की तरफ जाते हैं, तो ये जो ग्रह होते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको अपन आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह हैं, यानी जो पट्टी है क्षुद्र ग्रह की, इससे यदि अपन बाहर की तरफ जाते हैं, यानी सूर्य से बहुत अधिक दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं और गैस तथा तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। देखो दो प्रकार के ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। सूर्य के जो नज़दीक हैं, चट्टानों से मिलकर बने हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य से बहुत बहुत दूर है ना, और गैस एवं तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, बाह्य ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार आगे क्रम में चलते हुए ऐसे देखते हैं कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी क्या है, एक टाइप से उपग्रह है। अभी बात किया था अपन ने, ये हमारी पृथ्वी का सहचर रहेगा, इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। पृथ्वी को उठा दो, उसमें से 7 बचते हैं। अब आता है सौरमंडल। सौरमंडल देखो ये क्या आप जानते हैं, एक छोटा कोड दिया है यहाँ पे कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल है ना, सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए, ठीक है। यहाँ शब्द की उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है, चलो बाद में देखते हैं इसको। सौरमंडल के बारे में देखते हैं। देखो सौरमंडल क्या हो जाता है कि सूर्य हो गया, 8 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। उपग्रह हो जाते हैं इनके, ऐसे चंद्रमा का पृथ्वी का चंद्रमा है ना, फाबोस वगैरह है ना, गैनीमेड वगैरह, ये सब इनके अन्य जो ग्रह हैं उनके चंद्रमा हो जाते हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड हो जाते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह वगैरह, उल्का पिंड वगैरह, इन सब से मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। देखो सूर्य हो गए, 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड वगैरह, इन सब से मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और इसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है, इसलिए इसको सौरमंडल कहते हैं। अब सूर्य के बारे में देख लो। देखो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित हैगा। अभी यहाँ पे इस डायग्राम देख रहे हैं हम, ये सूर्य क्या है, इसके सौरमंडल के केंद्र में स्थित हैगा, केंद्र में स्थित हैगा। और यह बहुत बड़ा होता है, अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बनाता है, हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बनाता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल होता है, इससे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का होता है ना, इस टाइप से इसका जो खिंचाव बल है सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सूर्य, 8 ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंड, इन सब के लिए क्या, ये तो क्या है, इनके प्रकाश और ऊष्मा नहीं है तो ये सूर्य से ही देते हैं, तो इन सब के लिए स्रोत का है ऊष्मा है, प्रकाश का एकमात्र सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस भी नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमसे। देखो दोबारा से देखते हैं कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित हैगा, यह बहुत बड़ा हैगा, अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, और सूर्य सौरमंडल की प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह पाए जाते हैं। देखो हमारे सौरमंडल में कितने, 8 ग्रह हैं, ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, जैसा कि दूरी के क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इनका शॉर्ट ट्रिक भी दिया हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स, M4 यहाँ पे इससे हो जाता है, मरकरी हो जाता है, वीनस हो जाता है, अर्थ हो जाता है ना, मार्स हो जाता है, जुपिटर हो जाता है, सैटर्न हो जाता है, यूरेनस नेपच्यून, ये सब हो जाता है। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसकी कंडीशन है, इसकी जो ग्रह है ना होने के लिए कंडीशन होती है। तो पहली बात तो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए। और कौन सा पथ होता है कि एक दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है ना, ये दीर्घ वृत्ताकार है, मतलब इसे इलेप्टिकल से में, एक होता है सर्कल होता है, ये होता है इलेप्टिकल, इस शेप में यानी इनको चक्कर लगाना चाहिए, है ना। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो दीर्घ वृत्ताकार है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, कक्षा कहते हैं। तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है,
तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको कितने 88 दिन लगते हैं, जैसा कि अपन ने देखा था भाई। ठीक है, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह टेंस कौन सा आएगा? शुक्र होगा, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह की कैटेगरी में रखा जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में रखी थी, अगस्त 2014 में, और निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UV 313 जो सीरीज प्लूटो, इसको क्या कहते हैं, बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, अब आते हैं अपन ग्रहों के बारे में देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह का, बुध शुक्र पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। आकार में 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और ध्रुवों के पास ये कैसी होती है, जो अपनी पृथ्वी है, जैसे ध्रुव होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे चपटी होती है ना, ये चपटी है, चपटी टाइप नाशपाती आकार की है। तो इसी कारण इसको भू आप कहा जाता है। भू आप का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान आकार होता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, लेकिन आकार के हिसाब से बात की जाती तो 5वें सबसे बड़ा ग्रह रहेगा। और ध्रुवों के पास चपटी है, इसलिए भू आप कहते हैं इसको, भू आप कहते हैं। और पृथ्वी, भू आप का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही हैं। कौन कौन सी? जैसे कि ना तो इस पर ज़्यादा गर्म होती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है। या पानी या वायु की उपस्थिति भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे कि बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन वगैरह बहुत मौजूद है यहाँ पर। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला ग्रह। इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके 2/3 भाग है ना, वहाँ पे क्या है भाई साहब, पानी पानी भरा हुआ है। 70% भाग पर 71% भाग पर पानी भरा हुआ है, इसलिए नीला ग्रह भी कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भू आप कहा जाता है। भू आप का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे कि अपन पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अपन बात करते हैं, ना तो ज़्यादा गर्म पड़ती है ना ठंडी पड़ती है। पानी में वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद रहती है यहाँ पे। इसी कारण इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2/3 71% भाग पर तो पानी पानी यहाँ पे, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे क्या आप जानते हैं, मैं कोड दिया हुआ है कि पृथ्वी गति 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की जो गति हो रही है ना, जैसे प्रकाश जो आ रहा है पृथ्वी पर, यहाँ से सूर्य हो गया, ठीक है, और ये पृथ्वी हो गई, तो इतनी स्पीड से आ रहा है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट लग जाते हैं, है ना। ऐसे नील आर्मस्ट्रांग थे ना, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, भारत के पहले राकेश शर्मा थे। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। और पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,600 के समथिंग होता है। और इसका 1/4 मान लो कितना हो जाता है? 3,000 के समथिंग हो जाता है ना। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह है ना, अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा इससे नज़दीक है, और इसलिए हमसे ये 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है। जो कि सूर्य कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अभी अपन ने मार्स चंद्रयान 3 को भेजा है, जो कि पहुंच जाएगा, ये 5 अगस्त तक पहुंच जाएगा। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखो, 3,84,400 किलोमीटर किसकी दूरी हैगी? चंद्रमा की। जो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी किसकी हैगी? सूर्य की हैगी। यहाँ पे शब्द दिए हैं उपग्रह। ये क्या होता है? खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक्चुअली में जो उपग्रह 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक जैसे सूर्य, चंद्रमा प्राकृतिक ही है। और जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने चंद्रयान 3 को भेजा, ये मानव निर्मित उपग्रह हैगा।
है ना। ये भी क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है ना। जैसे कि भारत में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट हो गया, IRS हो गया, एड्यूसैट हो गया, ठीक है, चंद्रयान 3 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, मंगल मार्स हो गया, ठीक है, मंगलयान वगैरह। तो इस टाइप से ये रॉकेट प्रक्षेपण होता है। रॉकेट को जब पृथ्वी पर यहाँ से इनकी स्टेज होती है, जैसे इनको गिराया जाता है, ठीक है, उपग्रह जब इसमें कक्षा में प्रवेश कर जाता है उस टाइम का ये तीनों फोटो दिए हुए हैं इसमें। जीव पौधों को रहने के लिए, विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको देखते हैं। जो चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। जिस प्रकार से जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी किसका, सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगा देती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में लगा देता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक पूरा चक्कर, अपने एक्सिस है ना, जैसे कि अपने एक्सिस में पृथ्वी एक दिन में चक्कर लगाती है ना, और ये अपने एक्सिस पर इतना ही टाइम लगाता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे, इसलिए हमें एक ही भाग पोर्शन दिखाई देता है, उतना ही घूमता है, उतना दिखता है अपन को। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत हो गए, पठार हो गए, गड्ढे वगैरह ये सब है यहाँ पे। और जबकि अपन को क्या चाहिए कि पर्वत पठार मैदान के अलावा वहाँ पे पानी चाहिए, गैसें वगैरह चाहिए, माहौल सही होना चाहिए, ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, इस टाइप से माहौल चाहिए, तो तभी अपन रह पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो पर्वत पठार गड्ढे वगैरह हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया, जो कि छाया बनाते हैं, अपन को दिखाई भी देते हैं वो ना, जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आसानी से देखा जा सकता है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह, इसका फोटो भी दिया हुआ क्षुद्र ग्रह का, देखो। तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इनके अलावा तारे ग्रह उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। अभी अपन ने देखा था इस डायग्राम में ऊपर, यहाँ पर, कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के बाद में ये बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। ये तारे ग्रह वगैरह उपग्रह, इनके अलावा छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, जो कि इनकी एक पेटी पाई जाती है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में। इनको अपन क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, है ना। तारे ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह है ना, ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट हुआ होगा और उससे ग्रहों से टूट करके ये अलग हो गए हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? देखो, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह में क्या पढ़ा था अपन, ये अभी अपन ने दोबारा से देख लेते हैं इसको। क्षुद्र ग्रह में देखो कि तारे ग्रह उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों के क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल बृहस्पति के बीच की जो कक्षा होती है उसके बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि भाई ये ग्रह के भाग होते थे एक टाइम से, लेकिन क्या हुआ था, क्या का कि विस्फोट हुआ होगा इसलिए टूट कर अलग हो गए। उल्का पिंड क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतनी नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ तेज घर्षण होता है और ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप हमें क्या होता है, एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, हम दिखाई देता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले ही पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। क्या तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकता रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। जब बहुत सारे तारे ऐसे, सूर्य तो एक ही तारा है, ऐसे बहुत सारे तारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक पट्टी में दिखाई देते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अभी अपन ने 3-4 टर्मिनोलॉजी पढ़ी, ये तो नॉर्मली है। क्षुद्र ग्रह में क्या होता है कि तारों का ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं, ठीक है, जो कि सूर्य के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो कि हमेशा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में मिलते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं कि ये भी क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने को उल्का पिंड कहते हैं, जो कि मतलब क्या रहता है कि पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं और ऐसा लगता है कभी जो गिरने की प्रवृत्ति होती है ना, कि भाई पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, चमकदार एक पूंछ की तरह मतलब प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और कभी कभी गिर जाते हैं ना पृथ्वी पे तो एक गड्ढा भी कर देते हैं।
ठीक है, अब क्या होता है कि जब अपने आसमान में देखते हैं ना, तो तारों का एक समूह दिखाई देता है, बहुत चमकता, लाखों असंख्य तारों का। तो ये जो पट्टी दिखाई दी उसको आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ऐसे हमारा जो सौर मंडल है ना, ये भी एक आकाश गंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में ये जो इसकी कल्पना है ना, कैसे की गई थी कि एक आकाश में एक नदी बह रही है। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया था, आकाश गंगा पड़ गया था। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है, आकाश में ऐसा लग रहा था नदी बह रही है, इसलिए आकाश गंगा बोलती है, इसको अंग्रेजी में मिल्की भी बोलते हैं, है ना। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली हैगी। तो इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर के क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड बनाती हैं। देखो, अभी अपन ने एक सीक्वेंस समझा था, यहाँ पर देखते हैं इसको अपन। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा आएंगे। देखो, अभी अपन यहाँ पर एक कोने से में रहते हैं, मुरैना में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, है ना, एशिया महाद्वीप में रहते हैं, और ये पृथ्वी का पोर्शन हैगा। ये क्या आएगा, ये ग्रह हैगा, और ग्रह किसका, सौरमंडल का भाग हैगा। एक सौरमंडल, इसका मुखिया कौन हैगा, सूर्य हैगा। ऐसे बहुत सारे सूर्य, असंख्य सूर्य मिलके बने होते हैं, जो कि लाखों सूर्य मिलके बने होते हैं, जो कि आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और बहुत सारी आकाशगंगा मिल करके क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। ग्रह और तारा में अंतर क्या होता है, ग्रह में ग्रह और तारा में अंतर क्या होता है, सौरमंडल से क्या समझते हैं, है ना, उनके अद्भुत ग्रह क्यों हैं, क्योंकि इसमें सारी फैसिलिटी मिलती है, मतलब सारी गैस गैस वगैरह होती हैं, पानी वगैरह उसका खुद का ऊष्मा है ना, उससे ऊष्मा प्रकाश ले लेते हैं, है ना। तो और इसको अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। पानी भी 70% भाग पर पाया जाता है। सूर्य से उनकी दूरी के सभी ग्रह लिख देना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। सौरमंडल से क्या है, सौरमंडल में सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, पिंड वगैरह होते हैं, ये सब मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ग्रह और तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या करते हैं, ग्रह एक जो उपग्रह का छक्का लगाते हैं, इनके पास खुद का ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, तारों को ऊष्मा प्रकाश होता है, गैसों से मिलकर बने होते हैं, इसमें गैस, ठीक है, उनके ऊपर निर्भर करते हैं। चारों इनके इलेप्टिकल वे में दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं ग्रह, तारों का। जैसे तारा उदाहरण देते हैं अपन, क्या सूर्य रहेगा, ग्रह अपना पृथ्वी रहेगा अपना, ठीक है। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं, अभी ये देखा था कि अपन यहाँ पे अपन रह रहे हैं, ये पृथ्वी पर रह रहे हैं, है ना। पृथ्वी किसका, सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल किसका भाग है, आकाशगंगा भाग। आकाशगंगा किसका भाग है, ब्रह्मांड का पार्ट हैगा, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, पता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सूर्य का तीसरे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, सूर्य का नज़दीकी ग्रह तो पृथ्वी हैगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पथ लगाते हैं, देखा था कि हमेशा इलेप्टिकल वे में लगाते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाया जाता है, मैंने देखा था कि जो एकांतरिक ग्रह होते हैं जो सूर्य से नज़दीक होते हैं, चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। बाह्य ग्रह होते हैं जो कि सूर्य से बहुत दूर होते हैं, तराड़े में गैसों से मिलकर बने होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक चट्टान सी पाई जाती है, जिसको अपन क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।